तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और तैयारी करते रहिए। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम फॉर्म आते ही रहते हैं और एग्ज़ाम निकलते रहते हैं। ठीक है। वैकेंसियाँ समय समय पर निकलती रहती हैं, चाहे कम ही वैकेंसियाँ आएँ लेकिन वैकेंसियाँ निकलती ज़रूर हैं। और देखिए, वही बच्चे सेलेक्टेड हो पाते हैं जिनकी तैयारी बहुत हाई होती है। अब वो लेवल नहीं रहा है क्वेश्चन पूछने का जो पहले था। पहले कंपटीशन बहुत कम था लेकिन कंपटीशन अब हाई है। दिन प्रतिदिन कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। पर डे आपको कंपटीशन मिलेगा। आपको देखेंगे कि आप पर डे आपको कंपटीशन बहुत हाई मिलता जा रहा है। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप उसी तरीके से तैयारी कीजिए जिस तरीके से कंपटीशन हाई होता जा रहा है। ठीक है। यानी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है अब आसान तो रहा नहीं है। आसान पूछे नहीं जा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आसान पूछने का जो समय था वो अब चला गया है। क्वेश्चनों को पूछ रहे हैं, घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं, इस तरीके से पूछे जाएं या उस तरीके से पूछे जाएं। जैसे मान लीजिए मैं अब बात करूं, एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन लेता हूं, तो देखिए किस प्रकार से उस क्वेश्चन को 4 बार पूछा गया अभी तक दिल्ली पुलिस एग्जाम में। दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, कांस्टेबल का, और उसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है 4 बार पूछा गया है। भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और चारों बार ही उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। देखिए कैसे। उसमें पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल से क्वेश्चन आया था, भारत के क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया था। और क्षेत्रफल से क्या पूछा गया, देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किसका? भारत का। कितने परसेंट योगदान देता है, तो 2.43% ये योगदान देता है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत। यहां से क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। केस से देखिए, निम्नलिखित में से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूछ लिया नॉर्मली क्वेश्चन। दूसरा पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट योगदान देता है, तो उसमें पता है ऑप्शन क्या थे? 2.43 उसमें ऑप्शन नहीं था। उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे वो दिए गए थे 2 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 1 पॉइंट कुछ के समथिंग में दिया था। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि 1.98%, ठीक है, 2.5%, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे। और वहां पे एक दिया गया था 2.4%, ठीक है। इस तरीके से वहां पे क्वेश्चन दिया गया था, ऑप्शन दिए गए थे। और आपको अगर पता होता कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है तो उसमें से आप कर जाते। तो इस तरीके से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया भारत के क्षेत्रफल से, और 4 बार ही ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आप इसको याद रखिए। अब आप आसान वाला समय गया और हार्ड वाला समय अब आ चुका है। ठीक है। आप देखेंगे, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है। यानी आपको, आप जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी भीड़ मिलती है। क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। और आप सोचते हैं कि भाई देखिए हम ये कंपटीशन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में बहुत लोग होते हैं। आप निकल के देखेंगे बाहर तो आप देखेंगे कि आप आज तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो आपसे पहले भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, और आपके आने के बाद भी बहुत लोग तैयारी करेंगे, और आपके साथ भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए कि तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहां पर जाते हैं तो संख्या बहुत भीड़ दिखाई देती है। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अब इस समय अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए आइए बात करते हैं खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश के बारे में आइए बात करते हैं। पहले इनका मैं थोड़ा सा आपको साम्राज्य दिखा देता हूँ कि खिलजियों के अंतर्गत साम्राज्य कितना बड़ा था। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा भारत का नक्शा है। ये उस समय का नक्शा है कि जब भारत का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। आपको पता है कि भारत का डिवाइडेशन कब हुआ था? तो भारत की डिवाइडेशन की बात करें तो भारत का जो डिवाइडेशन हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग बने थे। ठीक है, भारत अलग, एक स्वतंत्र देश जो बना था, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था भारत से। ठीक है, अलग हो गया था, डिवाइडेशन, विभाजन बोलते हैं इसे। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, लाल किले पर झंडा फहराया गया था, भारत का राष्ट्रीय झंडा। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है सबसे पहले कब कहाँ फहराया गया था उसकी बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे पहले वो 15 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था, 15 अगस्त। अब आप कहोगे जी 15 अगस्त तो आपका गलत है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, नहीं है जी, ये सही है। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को तो ये अपनाया गया था।
तो भाई साहब फहराया कहाँ गया था पहले? ये पहले तो दूसरा वाला झंडा था जो फहराया गया था, ठीक है। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में वो सबसे पहले झंडा फहराया गया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और उसके बाद, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को सबसे पहले झंडा लाल किले पर फहराया गया था। याद रखना, अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस दिन मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो उसमें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया था कि भारतीय झंडा यानी जो सबसे पहले कहाँ फहराया, सॉरी, भारतीय झंडा से संबंधित था, ठीक है। उसमें चक्र की बात आई थी कि भारत के जो चक्र बना हुआ है अशोक चक्र, उसमें कितनी तिल्लियां हैं, उसमें बात आया था। तो उसमें क्वेश्चन था ये, ठीक है, मैंने बताया था उसमें जाकर के। चलिए, तो खिलजी वंश का जो आप साम्राज्य आप देख सकते हैं किस तरीके से खिलजी वंशियों का साम्राज्य था। दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य था, आप देख ही सकते हैं, ये रहा खिलजी वंश, और दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य था। इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से वो आते थे? अधिकार क्षेत्र की बात करें तो देखिए, इधर अटक, ठीक है, अटक से लेकर के, ठीक है, उच्च, उच्च इनके अधिकार क्षेत्र में था, सहवान इनके अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है, ठीक है। जनकगढ़ इनके अधिकार क्षेत्र में था, धार इनके अधिकार क्षेत्र में था, दौलताबाद, दौलताबाद तो आप जानते हैं, ठीक है, और दौलताबाद, ठीक है, राजधानी जो परिवर्तित करी थी, ठीक है, दिल्ली से लेकर दौलताबाद लेकर गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। आप आगे पढ़ेंगे, तुगलक वंश के शासकों को पढ़ेंगे, जो राजधानी दिल्ली से लेकर के दौलताबाद लेकर के जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यही है वारंगल, और देवगिरी भी यहीं पे पड़ता है, देवगिरी। तो वारंगल आप देखोगे, वारंगल, और देखिए द्वार समुद्र के होयसल, और ठीक है, मदुरई, मदुरई आपका यहाँ पड़ता है। ये पूरा का पूरा अधिकार जो क्षेत्र था, इधर की बात करें तो बनारस, ठीक है, कारा, ग्वालियर, दिल्ली, नागपुर, लाहौर, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में थे? ये सभी के सभी जो क्षेत्र थे, ये खिलजी वंश के अधिकार क्षेत्र में थे। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत दुर्बल शासक होता है। जब वो शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, तो उस समय उसकी आयु 70 वर्ष की होती है। और इससे दयालु, यानी पूरी दिल्ली सल्तनत में इससे दयालु शासक आज तक नहीं हुआ है कोई भी, इतना दयालु था ये जलालुद्दीन खिलजी। सोचिए, इसको मारने तक का भी प्लान किया गया था। तो इसने जिन जिन व्यक्तियों ने इसको मारने की योजना बनाई थी, इसको जहर देने की योजना बनाई थी, ठीक है, इसको मारने तक की कोशिश करी थी, उनको भी इसने क्षमा कर दिया था कि जाइए, आपको मौका दे दिया। सोचिए, इसके समय में कुछ लुटेरी जनजातियां थी, जो लोग जो पानी लेने जाती थी स्त्रियां, उनको लूटा जाता था, ठीक है, उनके मटकियों को फोड़ दिया जाता था, उनको निर्वस्त्र कर दिया जाता था, नंगा दौड़ाया जाता था, लगा लीजिए। उन तकों को भी इसने सजा नहीं दी, और उनको केवल एक नाम में बैठा दिया और बंगाल की खाड़ी में निर्वासित कर दिया कि आप दोबारा यहाँ पर मत आना, मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अभी आपको पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ देखेंगे खिलजी वंश में। तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे दयालु शासक था पूरी दिल्ली सल्तनत का। लेकिन सबसे खतरनाक शासक की अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, बहुत महत्वपूर्ण सत्ता थी उसकी, बहुत महत्वपूर्ण शासन था उसका, ठीक है। चलिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो शुरू करें बिना किसी देरी के खिलजी वंश को। तो वैसे हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में। शासनकाल की बात करें, खिलजी वंश का जो शासनकाल था, इसके विषय में हम बात करें, खिलजी वंश का शासनकाल, ठीक है। बारे में आज हम थोड़ा सा बात करते हैं। शासनकाल तो आप देख सकते हैं, इनका शासनकाल की बात करें कि खिलजियों का शासनकाल कितना था। बस एक एक करके मैं पूरा शासक पढ़ाऊंगा, एक एक शासक पे एक एक क्लास आएगी मेरी, ध्यान रखना, एक एक शासक को ही मैं पढ़ाऊंगा आज। और आज केवल जो मेरा उद्देश्य है, केवल खिलजी वंश के बारे में आपको अवगत कराना है खाली, ठीक है। अवगत कराना कि क्यों खिलजी वंश की स्थापना हुई, और इससे पहले जो वंश चल रहा था यहाँ पे, बलवनी वंश बोलते हैं इसे, इलवारी वंश बोलते हैं, द्वितीय इलवारी वंश बोलते हैं। सब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलजियों से पहले कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत पे, तो भाई साहब याद रखना ना, दिल्ली सल्तनत पे जो वंश था, ठीक है, खिलजियों से पहले, इनका नाम था, ठीक है, गुलाम वंश, या आपके इलवारी वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है, या इलवारी वंश, इलवारी वंश, या फिर आपके एक याद रख सकते हैं आपके बलवनी वंश, ठीक है, बलवनी वंश, ठीक है, बलवनी वंश।
तुर्कान चहलगामी का एक सरदार होता है। शासनकाल मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का जो शासनकाल चलता है 1206 से लेकर के 1290, कितना जी 1206 से लेकर के 1290 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, दो तरीके से इनका शासनकाल चलता है, 1265 से लेकर के 1290 तक ये चलता है वंश। इलवारी वंश कहते हैं, द्वितीय इलवारी वंश कहते हैं इसे। बलवानी वंश के नाम से विशेष जाना जाता है क्योंकि बलवन के हाथ में जो सत्ता आ चुकी थी वो 47 से ही आ चुकी थी। कहां से आ चुकी थी? सॉरी 46 से। ठीक है, 1246 से ही इसके हाथ में सत्ता आ चुकी थी क्योंकि आप देख सकते हैं इसका दामाद होता है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो होता है, जो इल्तुतमिश के वंश का होता है, वो इसका दामाद होता है। अपनी पुत्री का विवाह करता है ये उसके साथ, और इसके बाद ही 1249 में इसके हाथ में पूरी की पूरी पावर आ जाती है। बहुत दिमाग लगाता है, लेकिन वो नहीं चाहता है, जो पहला शासक होता है वो उसे पता था कि जितने भी शासक आज तक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, जितने भी शासक हुए हैं उनके मध्य मतभेद एक ही चला है, तुर्क सरदार और दिल्ली सुल्तानों के मध्य क्या हुआ है, शक्ति को लेकर के ही आपस में टकराव हुआ है। उसी का परिणाम भुगत चुकी थी रजिया सुल्तान, उसी का परिणाम भुगत चुकी थी आके बहराम शाह। ठीक है, बहुत सारे शासक और धीरे धीरे बीच में और भी शासक आए जिन्होंने इसका परिणाम भुगता, लेकिन ये बहुत दूरदर्शिता, सोच इसकी अच्छी थी, सोच अच्छी थी। बाद में ऐसा माना जाता है कि उसको जहर दे करके बलवन के द्वारा मार दिया जाता है, उसके विषय में हमने बात कर चुके हैं टोटली। आइए पूछा जाए कि खिलजी वंश से पहले जो भारत पे सॉरी दिल्ली सल्तनत में जो वंश था उसका नाम है गुलाम वंश। शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 एडी इनका शासनकाल रहता है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। और इस समय यहाँ पर क्रम से देखा जाए तो चार प्रमुख शासक आए थे, लेकिन इसमें 5 शासक हुए। कितने शासक हुए? 5 शासक हुए। 4 के विषय में हम बात करेंगे, 5वें के विषय में संदिग्ध जानकारी हमें मिलती है कि हाँ वो शासक थे या नहीं थे, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो खिलजी वंश के क्रम से शासकों की बात कर लेते हैं कि कितने शासक अब तक हुए। शासकों की बात करें, ठीक है, शासकों की बात करें तो पहला जो शासक आता है भाई साहब उसका नाम ही होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो पहला जो शासक होता है इसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक होता है। उसके बाद देखिए दूसरा शासक आता है, इसी का भतीजा होता है, नाम होता है उसका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और आप इसी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये देवगिरी अभियान भी करता है दक्षिण भारत में जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो कहाँ जाता है, दक्षिण में अभियान करने के लिए जाता है 1296 एडी में, 95 में जाता है, 96 में वापस आ जाता है। धीरे में बताऊंगा पूरा एक अच्छी तरीके से, पूरा एक मैप बना करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ अभियान किए थे जलालुद्दीन के समय में। बाद में एक मध्य प्रदेश की बात है, ग्वालियर के निकट एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी कहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और उसका भाई दोनों आपस में मिल जाते हैं और वही बातें होती है कि वो कहता है कि मैं अपने चाचा से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहाना बनाता है कि मेरे चाचा मुझे इधर आकर के अगर माफ़ करें तभी मैं दिल्ली सल्तनत में आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी था ही दयालु इतना। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो वो इतना दयालु था जो उसने अपने मारने वालों को क्षमा कर दिया। ठीक है, हर किसी को क्षमा कर दिया। तो उसका तो भतीजा था सगा, भरोसा किया, लेकिन वहीं पर ही। ठीक है, बात है ये कब की बात है, तो ये बात है 96 की, क्योंकि 96 से ही शासक बनता है। तो 96 में ही अलाउद्दीन खिलजी एक नदी के तट पर ही अपने सैनिकों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर देता तलवार। ठीक है, इसके साथ नाम मात्र के 2-4 ही शासक जाते हैं उस समय, 2-4 ही सैनिक इसके साथ जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के साथ। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसकी गर्दन काट दी जाती है। चलिए वो आगे बात करेंगे, उसमें देख ले रहे हैं। देखिए तीसरा जो शासक आता है इसमें, इसका नाम होता है, देखिए यहाँ पर एक शासक और आता है बीच में, शिहाबुद्दीन खिलजी। क्या नाम होता है इसका? शिहाबुद्दीन खिलजी उसका नाम होता है, लेकिन उसके से पहले कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आ जाता है। कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से पहले शिहाबुद्दीन खिलजी आता है, याद रखना। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जो आता है इसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्या नाम है जी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये अगला शासक बनता है मुबारक शाह। अभी शासनकाल लिखूंगा मैं इनका, आप याद रखें ना। अगला जो शासक आता है
उसका नाम होता है अग्निबाज नासिरुद्दीन, ठीक है। अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है नासिरुद्दीन, ठीक है, खुसरो शाह। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह अगला शासक होता है दिल्ली खिलजी वंश का, ठीक है। नाम क्या होता है, नंबर 4 की बात करें तो नासिरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है। अगला जो शासक आता है इसका नाम होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला शासक होता है खिलजी वंश का। शासनकाल की बात करें तो देखिए इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो शासनकाल के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि शासनकाल देखिए, शासन सत्ता की अगर बात की जाए कि शासनकाल इनका कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल होता है, इसका शासनकाल होता है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी, ये इसका शासनकाल होता है। अब देखते चलिए थोड़ा थोड़ा, इसका शासनकाल होता है 1296 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, और ये होता है 1316 ईस्वी इसका शासनकाल होता है। अपने चाचा को ही मार करके शासन सत्ता संभालता है, शासन गद्दी संभालता है और शासक बनता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की बात करें तो ये 4 साल के लिए शासक रहता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1316 से लेकर के 1320 तक शासक रहता है। लेकिन इससे पहले एक शासक और आता है जिसे बोलते हैं हम सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन के बारे में भी आता है कि सिहाबुद्दीन शासक बना था उस समय, क्योंकि जलालुद्दीन के 2 बेटे थे, ठीक है, तो उनको भी समाप्ति कर दिया जाता है क्योंकि चाचा शासक बन जाता, सॉरी भतीजा शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला जो आता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसका शासनकाल की बात करें तो ज़्यादा समय तक इसका शासनकाल नहीं रहता है, केवल और केवल कुछ महीनों के लिए शासनकाल रहता है इसका। यानी इसका जो शासनकाल रहता है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक इसका शासनकाल रहता है। कहाँ से, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक इनका शासनकाल रहता है। कहाँ से, अप्रैल से लेकर के, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, ठीक है, अप्रैल से लेकर के सितंबर 1320 तक इसका कुल शासनकाल रहता है। तो क्रम से इतने शासक आए। इनको याद करने के लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि आलू सिक गया, ठीक है, क्योंकि बीच में सिहाबुद्दीन और शासक आ जाता है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं आलू सिक गया, ठीक है। एक ट्रिक मैंने बनाई है तो आप याद रख लेना, आप चाहे किसी भी तरीके से आलू सिक गया, ठीक है, ठीक है, ये है आलू सिक गया। तो जा से हो जाएगा जलालुद्दीन, आलू से हो जाएगा अलाउद्दीन, ठीक है, सी से हो जाएगा शिहाबुद्दीन खिलजी जो बीच में आता है एक शासक, के से हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और गया से हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नहीं गयासुद्दीन तुगलक होता है वो, ठीक है, याद रखना, गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है, एक शासक है गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। अब बात करते हैं इनके हम, ये जो था ये तो शासक थे कि किसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, ये तो इसका शासनकाल था। बात करें खिलजी वंश के जो शासक थे, इनका मूल निवास स्थान की बात करें तो कहाँ के निवासी थे, तो मूल निवास ये अफगानिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे जी, अफगानिस्तान के निवासी थे। और सबसे कम शासनकाल इन्हीं का रहा था, दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासनकाल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा। और ये कहाँ के निवासी थे, तो निवासी की बात करें तो देखिए जी निवासी जो थे ये अफगानिस्तान के निवासी थे। कहाँ के थे जी, अफगानिस्तान के खलज क्षेत्र, अफगानिस्तान के खल क्षेत्र के निवासी थे। और ये जो खल क्षेत्र था, देखिए एक नदी बहती है हेमलंद नदी, अफगानिस्तान में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है, ठीक है, उस नदी का नाम है हेमलंद नदी। क्या नाम है जी, हेमलंद, ठीक है, उस नदी का नाम है हेमलंद नदी। तो हेमलंद नदी के दोनों ओर ये क्षेत्र था जिसे हम कहते हैं खल क्षेत्र। और ये जो थे ये कहाँ के निवासी थे, ये अफगानिस्तान के ही निवासी थे, ठीक है। इन्हें अफगानी कहा जाता था, ठीक है। जाति की बात करें तो खिलजियों की जो जाति थी वो तुर्क थी, ठीक है। इनकी जाति की बात करें कि इनकी जाति कौन सी थी, तो देखिए खिलजियों की जो जाति थी इनकी तुर्क, ठीक है। खिलजी जो थे ये तुर्क जाति के थे, ठीक है। इनकी 2 जातियां बताई जाती हैं, एक जाति तो इनकी तुर्क थी, ठीक है, और एक जाति थी इनकी अफगानी। वास्तव में देखा जाए तो ये तुर्क जाति के थे, यानी जो खिलजी थे वो तुर्क जाति के थे। लेकिन
तुर्क जाति के हुए थे, लेकिन इन्हें किस जाति का बताया जाता था, इन्हें अफगानी जाति का बताया जाता था। उसका कारण ये था, इसका कारण ये था कि क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा ये कहाँ रुके थे, अफगानिस्तान क्षेत्र में बसने के कारण, वहाँ के कल्चरल को अपनाने के कारण, वहाँ की संस्कृति को अपनाने के कारण इन्हें अफगानी कहा गया। किस लिए कहा गया था, क्योंकि अधिक समय इन्होंने, सबसे अधिक समय जो बिताया था, अधिक समय, ठीक है, अधिक समय इन्होंने कहाँ बिताया था, अधिक समय अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बिताया, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बिताया। यहाँ के इन्होंने कल्चर को अपनाया, यहाँ की संस्कृति को अपनाया, ठीक है, यहाँ की इन्होंने संस्कृति को अपनाया, और इस कारण इन्हें क्या कहा गया था, अफगानी कहा गया था। और देखिए एक बात मैं बता देता हूँ आपको, खिलजी शासक जो थे, खिलजी शासक वो पहले शासक बने थे दिल्ली सल्तनत में, जिन्होंने भारतीय शासकों को, ठीक है, उच्च पद प्रदान किए थे। तो याद रखना, भारत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के वो पहला वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जिसने भारतीय लोगों को उच्च पद प्रदान किए, ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय शासकों को उच्च पद प्रदान किए थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि ये हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, शासनकाल और इसके साम्राज्य के बारे में हमने बात करी आज, तो याद रखना, क्योंकि अब एक एक शासक को हम पढ़ते चलेंगे। पहले हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, विस्तार से इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चनों का कोई तरीका नहीं है, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें बताएं, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।